अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज मच अवेटेड मुज़ाकरात के कामयाब होने की इत्तला हम सब तक पहुंची और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम तक ये इत्तला पहुंची कि जहां पर हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मौजूद हैं, कलअदम TLP। अब तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि कलअदम कहना या नहीं कहना, मैं ये क्यों सवाल उठा रहा हूँ इस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन कलअदम TLP की तरफ से भी उनकी नुमाइंदगी मौजूद थी। अली मोहम्मद खान साहब वहां पर मौजूद थे और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब वहां पर मौजूद थे। ना नूरुल हक कादरी साहब वहां पर मौजूद थे और ना ही शेख रशीद साहब मौजूद थे। और जो मुआहिदा हुआ है, जो मुआहिदा तय पाया है कलअदम TLP के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, उसमें एक कमेटी कायम की गई है जिसकी सरबराही अली मोहम्मद खान साहब करेंगे। यानी कि इस कमेटी में भी ना शेख रशीद साहब मौजूद हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, और ना ही हमारे वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब उस कमेटी का हिस्सा हैं। बहरहाल तफसीलात सामने नहीं आई कि उस मुआहिदे में क्या तय पाया है, लेकिन यह बताया गया है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तरफ से कि उस तरह का मुआहिदा नहीं है कि दिन में मुआहिदा तय होता है और शाम में उसका कोई वजूद ही नहीं है और उसको कानूनी पेचीदगियों में डाल के कह दिया जाता है कि जब आगे जाके देखा जाएगा कि क्या होगा। साथ में कुछ और भी अहम जुमले थे जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तरफ से हमें सुनने को मिले और उसी में एक मैसेज भी था और ये इस सवाल का जवाब भी गालिबन था। हमारे आज के प्रोग्राम में मेहमान हमारे इसकी तस्दीक करेंगे या तर्दीद करेंगे कि क्या उसमें मैसेज और जवाब सवालात का था या नहीं था, कि ये मुआहिदा हुआ कैसे। लेकिन ये जरूर सवाल उठाया जाएगा और उठाया जा भी रहा है कि ये जो मुआहिदा 10 रोज बाद हुआ है, ये 10 रोज पहले हो जाता। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा कि पुलिस के भी एहलकार शहीद हुए, कलअदम TLP के भी जो कारकुनान थे वो भी शहीद हुए। ये अल्फाज मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के, मेरे नहीं हैं। तो अगर ये 10 रोज पहले हो जाता तो ना किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान होता, ना माली नुकसान होता, ना जो अरबों रुपए का नुकसान, हमारी इकॉनमी वैसे ही बहुत मुश्किल में है, वहां पर ये अरबों रुपए का भी नुकसान ना हो रहा था। आज के प्रोग्राम में जी इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सलमान आबिद साहब। सलमान साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने। अमजद शोएब साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस शो टुनाइट। और अब से कुछ देर में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार नासिब चुताई साहब भी मौजूद होंगे, बल्कि हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। नासिब चुताई साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन किया और वक्त निकाला। गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं चाहूंगा कि जरा मुख्तसरन एक जुमला जो मैं समझता हूं कि तवज्जो तलब है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का, और शायद उस सवाल का जवाब भी उसमें है और उस पर फिर मेहमानों से हम सवाल भी करेंगे, वो हम सुन लेते हैं, फिर उसके बाद गुफ्तगू का आगाज करेंगे। के पास ताकत भी होती है, इदारे भी होते हैं, इसलिए जो लोग बार बार ये याद दिलाना चाहते हैं तो क्या वो लोगों को अहमक समझते हैं कि उनको इतनी बात भी नहीं मालूम कि हुकूमत के पास ताकत होती है, लेकिन पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में जो गोलियां और असलहा बनता है वो अपनी कौम पर चलाने के लिए नहीं, वो दाखिली और खारजी दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनता है। किसी भी हुकूमत के लिए ताकत का इस्तेमाल अपने अवाम के खिलाफ कोई बायस इफ्तिखार नहीं है। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में गोलियां और असला बनता है वो अपनी कौम पर चलाने के लिए नहीं होता है। सलमान आबिद साहब, क्या यही वो जवाब है जिसकी सबको तलाश थी? मुआहिदा कैसे हुआ, क्यों हुआ, और क्या इसी में, इस जुमले में वो मैसेज भी है? देखिए अली मुमताज साहब, बुनियादी तौर पे TLP के कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ दो किस्म के मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हमेशा से मौजूद रहे, चाहे हुकूमत हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे सिक्योरिटी इदारे हैं। एक ग्रुप वो है जो ये कहता था कि इनके खिलाफ ताकत के जरिए मसले को हल किया जाए और इनके साथ किसी भी सतह पे कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, इनफ इज अनफ। जबकि दूसरी अप्रोच वो थी कि नहीं, इनके साथ मुज़ाकरात के जरिए रास्ता निकाला जाए। और हुकूमत के अंदर भी ये दोनों सोच हमें नजर आई है। आपने देखा कि शेख रशीद किस तरह से बिहेव करते थे, फवाद चौधरी साहब किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, अली मोहम्मद खान किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, नूरुल हक कादरी किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो ये एक कन्फ्यूजन तो हमारे स्टेट क्राफ्ट में और हमारे हुकूमती मैकेनिज्म के अंदर मौजूद थी, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं तो मुज़ाकरात के का मुखालिफ नहीं हूं, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन सवाल बुनियादी यह है कि मुज़ाकरात किन शराइत पे होंगे और किसकी शराइत पे होंगे। यानी आपने TLP की शराइत पे या रियासती रिट को कायम करने के लिए रियासत जो है वो अपनी शराइत के ऊपर, हुकूमत अपनी शराइत पे मुज़ाकरात करेगी और उसमें कोई बुनियादी असूल जो है उस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो क्या हुकूमत ने कोई समझौता किया? लगता यही है कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें हमें समझौते की जो सियासत है
वो गालिब नजर आती है। आपने देखा ना साद रिजवी साहब को भी इस मुज़ाकरात का हिस्सा रहे, जेल से लाया गया, उसका हिस्सा रहे। इस्लामाबाद। तो हुकूमत ने कोशिश की है कि ताकत के इस्तेमाल की बजाय मफामत के ही जरिए कोई रास्ता निकाला ये आप जाए। कह रहे हैं कि हुकूमत ने ये कोशिश की है? हुकूमत ने ज्यादा कोशिश की हुकूमत है। तो तैयार बैठी थी क्या कि नहीं छोड़ेंगे नहीं, साद लेकिन रिजवी देखिए ना, को, और नहीं, इसी तरीके से अगर वो अब रियासती उसमें- रेट को चैलेंज नहीं, किया अब जाएगा तो उसमें- रेट एस्टैब्लिश अब होगी। उसमें हुकूमत ने जो बुनियादी अचीवमेंट हासिल की है वो ये है कि ये कहा गया था कि जब तक आप विड्रॉ नहीं करेंगे धरने से, आप वापस नहीं जाएंगे, आपके साथ कोई बात नहीं होगी। यानी पहले असूल ये रखा गया कि आप इस धरने को खत्म करें और इस धरने को खत्म करके वापस जाएं, और जो आपके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, जो साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी के मामलात हैं, जो आपकी तंजीम को कालिदम करार देने के मामलात हैं, उसको अदालती प्रोसेस के जरिए ही आपको रिलीफ मिल सकता है। हुकूमत खुद बराह रास्त इमीडिएट कोई रिलीफ नहीं देगी, और जो भी मामलात होंगे वो अदालत के जरिए होंगे, उसमें अलबत्ता हुकूमत रुकावट नहीं बनेगी। जो मुझे लगता है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि इन चीजों के ऊपर बैठ के चीजें तय हुई हैं। लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने मफामत के साथ रास्ता निकाल लिया है। लेकिन अब इस बात की क्या जमानत है कि आइंदा ये दोबारा अमल ना हो, और जिस अंदाज से ये लोग दोबारा अगर सड़कों पे आते हैं 2 महीने बाद, 3 महीनों बाद, 4 महीने के बाद, तो फिर रियासत कहां खड़ी होगी? बिल्कुल वो सही, सवाल क्योंकि तो आपके सामने रहेगा ना। शेख रशीद अहमद साहब ने 2 रोज पहले भी कहा था कि जी अभी चले जाएं, 6 बार आने का रास्ता देख लिया, 7वीं बार फिर आ जाएं, यानी कि अभी फिलहाल चले जाएं। अब जो शेख साहब आपकी तरफ आते हैं, जो मैंने पहला सवाल सलमान आबिद साहब से उस साउंड बाइट की रोशनी में पूछा जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमने आज के प्रोग्राम में शामिल किया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में जो गोलियां और असला बनता है ये कौम पर चलाने के लिए नहीं है, तो क्या ये वो मैसेज था, गवर्नमेंट के लिए था? और ये मैसेज क्या ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की अपनी राय है या मैसेज कहीं और से आया? नहीं, ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने मैं समझता हूँ होश शक्ल व खिलत के कुछ मोती बिखेरने की कोशिश की है। उनके कहे बगैर ये सारे पाकिस्तान को पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि ये अपने ऊपर नहीं चलाने के लिए होता, ये बाहर ही चलाना होता। लेकिन जब जरूरत पड़े तो वो सिक्योरिटी के मैटर्स हैं जिनको डील करने के लिए वो अंदरूनी हो या बैरूनी, वो असला का भी इस्तेमाल करना पड़ जाता है। तो मुफ्ती साहब ने कोई ऐसा खास मैं नहीं समझता मैं कि इसलिए कोई पहली उन्होंने जनरल साहब मैं इसलिए भी ये पूछ रहा हूं क्योंकि रेंजर्स को डिप्लॉय कर दिया गया था और रेंजर्स ही थी कि जो अभी वहां पर कॉर्डन करके, जिस तरह अभी आज के रोज भी वजीराबाद में थे तो वहां पर रेंजर्स की जिम्मेदारी थी, पुलिस पीछे थी। देखिए, इस बात को समझना चाहिए, अगर तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई और जलसा जुलूस लेके आता है, वो आपके लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाते हैं तो गोलियां इस्तेमाल भी हो जाती हैं। यहां मसला यह है कि ये 3 नारे हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा, नामूस रसालत और खत्म नबूवत। ये कोई भी पाकिस्तान में लेके चल पड़े, दुनिया पागलों की तरह उसके पीछे चल पड़ती है, और जो गोली चलाएगा वो इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाएगा, वो फौज हो या कोई भी हो, और उसको कहा जाएगा कि जी ये कुफार की फौज है, ये कुफार के रेंजर्स हैं। तो ये कितना हमारे मुल्क में ये हाईजैक किया हुआ है इन 2-3 नारों को बाद ग्रुप्स ने। नतीजा ये है कि हुकूमतें बेबस हो जाती हैं। यहां पे जो आज हुआ है, जो ये मुआहदे की बात कर रहे हैं कि हमने किया है, और जिस तरह मुआहदे का खुल के बता नहीं रहे कि क्या किया है, वो टोटल सरेंडर लगता है कि जो कुछ उन्होंने, क्योंकि वो आज समझने की है कि हुकूमत एक वीकर पोजीशन पे आ चुकी हुई थी। उनका जत्था चल निकला हुआ था, रास्ते में वो तूफान मचाते हुए आ रहे थे, कई जगहों पे बसें चलाई, कई जगहों पे पुलिस वाले मारे, और फिर नजर आ रहा था कि वो बाज नहीं आ रहे, वो रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इंसान की जान जो है वो प्यारी है, उसी के लिए परेशानी होती है। लेकिन अगर एक लोग चार्ज होके आ जाएं कि जी हम जान देना अपने लिए शहादत समझते हैं, फख्र समझते हैं, तो आप क्या करेंगे? और अगर 2-4 लोग मर जाते तो फिर ये सिलसिला रुकना नहीं था, फिर ये चलना था नमाज जनाजा, गायबाना नमाज जनाजा पाकिस्तान के शहर शहर में जी। तो हुकूमत तो फंसी पड़ी थी। हुकूमत ने मिस हैंडलिंग की वजह से ये अपने ऊपर ये मुसीबत ली, और अब चारा नहीं था, क्योंकि जो जत्था लेके आए हुए थे या जो जुलूस लेके आए हुए थे, उनको पता था कि अब ये डर चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि हमारा चार्ज जो है वो बहुत बड़ा है, हम आके हमला कर सकते हैं और लोग मरेंगे तो फिर वो और मुसीबत इनको पड़ेगी हुकूमत को। तो लोग हुकूमत से मुतालबात मनवाएं और कोई रियायत ना दे हुकूमत। ठीक। तो उन्होंने
वो एक एक लफ्ज कहा होगा, वो मनवाया होगा, तब वो हिले वहां से, क्योंकि हुकूमत के लिए अब और कोई रास्ता नहीं था। बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पर तो नासिर जुताई साहब की तरफ जाते हुए अमृत ये भी ऐड कर दूं कि जो मैंने भी ऑन ग्राउंड इन्फॉर्मेशन गैदर की उसमें यह है कि पुलिस और जो रेंजर्स है वो अब वापस जाना शुरू हो गई है, लेकिन जो वहां पर कलदम टीएलपी के जो लोग मौजूद हैं वजीराबाद शहर में वो अभी भी वहीं पर हैं। शायद वो कायदीन का इंतजार कर रहे हैं कि इस्लामाबाद से आएंगे, कोई वहां पर ऐलान होगा और फिर उसके बाद वो सब अपने अपने घरों को लौटेंगे। एनबीसी आपकी तरफ आते हैं, क्या अब टीएलपी को कलदम हम टीएलपी कहें या सिर्फ टीएलपी कहें, या हम भारत से फंडिंग लेने वाली कोई गद्दार तंजीम कहें, क्या कहें हम अब? यार मैं एक बार जनरल साहब से दरख्वास्त की थी मैंने कि हमें बता दें जो अरबाब हल्लो अक़्द हैं कि हम कब किस वक़्त किसकी मजम्मत करें और किसकी तारीफ करें। हम तो उठक बैठक पे लगा दिया है, कभी कहते हैं कि ये हमारे बहुत अच्छे लोग हैं, इनकी तारीफ करें आप, और इनकी कवरेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर उन्हीं को कहते हैं कि ये तो मुल्क दुश्मन है, इनके भारत से ताल्लुकात हैं और इनको तो मारेंगे, ये मिलिटेंट लोग हैं, ये कातिल हैं, और इनसे कोई बात भी नहीं होगी हमारी जब तक ये कातिलों को हमारे हवाले नहीं करेंगे, मुंतशिर नहीं हो जाएंगे और अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, इनसे कोई बात नहीं होगी। और ये कौमी सलामती कमेटी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। उसके बाद फिर आज मुझसे कह रहे हैं मुनीब रहमान साहब, क्या रवानी थी, क्या सलासत थी, क्या जुमले इस्तेमाल किए उन्होंने शेख रशीद के बारे में और ताहिर अशरफी के बारे में, ज़ाहिर है, और फवाद चौधरी के बारे में। मैं ज़ाहिर है मेरी कोई दोस्ती नहीं इन लोगों से, लेकिन जो जुमलों का इस्तेमाल है कमाल है कि वो मैंने नहीं सुने आज तक किसी आलिम के ज़बान से। खैर, तो अब मुझसे ये कह रहे हैं, दोबारा कह रहे हैं कि यार तो बड़े अच्छे लोग हैं हमारे, इनकी आप फिर तारीफ तौसीफ शुरू करें और इनसे जो मुआहदा कर रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट करें। सर हमने कब मना किया था एक्सेप्टिंग करने से? हम तो 9वीं बार एक्सेप्ट कर रहे हैं मुआहदा। 9 बार वो आ चुके हैं, 9वां दावा था ये जो बोला था उन्होंने। और उसके बाद अब आपकी सूरत हाल क्या है? आप भी फरमा रहे हैं, आपने क्या करा था, मैं ये पता नहीं कौन कौन सी क्लॉज बता दी शेख रशीद ने, उसके तहत कलदा में, उसके तहत कलदा में। अप्रैल की बात है ये, अप्रैल से अक्टूबर आ गया, आज तक रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। तो अंदाजा जब ही था हमें कि कुछ नहीं होगा, ये इधर कुछ नहीं है, प्याज है, ये छिलके हैं, आप छीलते जाएं, अंदर कुछ नहीं मिलेगा। और आज बात सामने आ गई है कि वो कल अदम से वजूद में आ जाएंगे बहुत जल्द। अच्छा, अब वो अदम से वजूद में आ जाएंगे, तमाम लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जो मुकदमात हैं उनमें आप कोर्ट से रिलीफ ले लें। साद रिजवी साहब कोर्ट जाके रिलीफ ले लें। अब कोर्ट में जाके वकील सरकार जो है, अगर वो कहे मुझे एतराज़ नहीं है जी, कोई एतराज़ नहीं है, तो कोर्ट कौन है जमानत न देने वाली, रिहा ना करने वाली? तो रिहा कर देगी। फिर आप कहते हैं कि रेंजर्स वापस आ रहे हैं, पुलिस वापस आ रही है, खंदकें खोद दिए, जीटी रोड का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो 3 रोज तक वहां पर रहेंगे, 2-3 रोज तक वहां रहेंगे वो आराम से। 85 बिलियन रुपीस डेली का लॉस हुआ है आपको, डेली का। ये पूरी फिगर मेरे पास है कि काय में लॉस हुआ। जो सिंध से सब्जी जाती थी वो रुक गई, जो पेट्रोल जाता था वो रुक गया। 400 रुपए लीटर लोगों ने पेट्रोल लिया है वहां, और पूरी आबादियां महसूर हैं। अच्छा, इसके बाद आप ये कहें कि ये मिलिटेंट नहीं रहे, मैं मान लूंगा बिल्कुल। आप कह रहे हैं मुझसे, आप मुझसे ये कह दें कि फला साहब जो लंदन में बैठे हुए वो बहुत वतन है, मैं वही मान लूंगा। लेकिन मुझे एक बात बता दें, एक बार, ये कौन क्या है, किसकी क्या है? बिल्कुल सही। नासिर जुताई साहब, कला कलामी के लिए माजरत, हमें एक जी ब्रेक लेनी है। वीव गोट टेक अ शॉर्ट ब्रेक जी। काफी देर से मुझे कहा जा रहा था ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौट के आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। सलमान आबिद साहब, ये जो मुआहिदा तय पाया है एक हर पाकिस्तानी का ये सवाल कि क्या अब मजीद ये दोबारा फिर निकलेंगे, क्या इस तरह का दोबारा फिर कोई मुआहिदे वाली सूरत हाल होगी, या ये अब मामला खत्म, दिस इज इट, इसके बाद ऐसा नहीं होगा? बिकॉज ये बार बार 6ठी बार ये निकले हुए थे, कितनी मरतबा हम ये करेंगे? कब तक हम ये मुआहिदे तय करके उनको वापस भेजते रहेंगे, फिर आते रहेंगे, फिर लोग जख्मी होंगे, फिर लोग मारे जाएंगे, फिर अमलाक को नुकसान पहुंचेगा, फिर तोड़ फोड़ होगी, फिर सड़कें बंद होंगी, फिर अरबों का नुकसान होगा।
देखिए, हर दफा मफाहमत के बाद, माहिदों के बाद यही कहा गया है ना कि अब ये सूरत हाल दोबारा रिपीट नहीं होगी, लेकिन हमने देखा कि हर दफा वो के जो रिपीट है वो दोबारा हो जाता है और कुछ महीने के बाद वो लोग दोबारा सड़कों पे आ जाते हैं, नए मुतालबात के साथ आ जाते हैं, नई बातों के साथ आ जाते हैं, रियासत की रेट को चैलेंज करते हैं, रियासत को ब्लैकमेल करते हैं, रियासत पे अपना एजेंडा मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। तो अब मुझे नहीं मालूम ये जो कमेटी बनी है मुफ्ती मुनव्वर रहमान साहब ने और इन्होंने मिलकर क्या तय किया है कि क्या वो आइंदा इस तरह का कोई अमल दोबारा नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो फिर उसकी जिम्मेदारी किस पे ऊपर होगी, और अगर वो करेंगे तो फिर क्या रियासत दोबारा अपने आप को शर्मिंदा करेगी या रियासत उनके खिलाफ कोई हतमी एक्शन करेगी। देखिए ना, बहुत से सवालात, जैसे अभी नासिर बेग चुगताई साहब ने भी कहा, जनरल अमजद शुएब साहब ने भी कहा, इस माहिदे के तफसीलात तो अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन बहुत से सवालात तो अभी भी मौजूद है ना, और वो सवालात बड़े सेंसिटिव नोयत के हैं, बड़े जिसे कहते हैं कि इंपॉर्टेंट नोयत के हैं कि भाई ये बताइए कि इसका मुस्तकबिल क्या है, क्या ये ग्रुप जिसको आपने पहले कालेदम करार दिया अब ये दोबारा एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आएगा। हम हमेशा से कहते रहे कि जी इस तरह के ग्रुपों को ताकत के जोर पे दबाने की बजाय इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए मेन स्ट्रीम में, लेकिन सवाल यह है कि क्या मेन स्ट्रीम में आने के लिए वो अपने तर्ज अमल को भी रिविजिट करने के लिए तैयार है, उस एटीट्यूड को छोड़ने के लिए तैयार है जिसकी वजह से बार बार रियासत के अंदर उनके बारे में सवालात उठते हैं। और ये मसला देखिए हुकूमत का नहीं है, ये मसला पूरी सोसाइटी का है, ये पूरी सोसाइटी के स्टेट क्राफ्ट का मसला है, क्योंकि आपका परसेप्शन क्या बिल्ड होता है। कहीं आप एफएटीएफ में फंसे हुए हैं, एक तरफ हिंदुस्तान आपके बारे में एक नैरेटिव बिल्ड करता है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्यादा नजर आती हैं, फिर कहीं हमारे बारे में यह कहा जाता है कि इन तंजीमों का एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान इनके नेक्सस को जोड़ने की बातें की जाती हैं। तो दुनिया हम पे सवालात तो उठाती है ना, एक तरफ हम यूरोपियन यूनियन के अंदर जाके जब इन तरह की सवालों को पेश करते हैं तो ये मामले इतने आसान नहीं है कि हम इसको एक दाखिली मसला समझ लें। ये हमारी ग्लोबल पॉलिटिक्स के साथ, एक आलमी पॉलिटिक्स के साथ, एक इलाकाई पॉलिटिक्स से जुड़े सवालात हैं कि लोगों के जो दुनिया के जो कंसर्न्स हैं, अगर उसमें हम ये समझौते दिखाते हैं और इसमें हम ये कंप्रोमाइज करते हुए नजर आते हैं तो लोग फिर हम पे सवालात तो उठाएंगे। तो इसलिए मुझे तो नहीं पता कि इसका फ्यूचर क्या है, कि क्या ये चीजें दोबारा रिपीट होंगी या नहीं होंगी। अगर नहीं होंगी तो बहुत अच्छी बात है, वो एक पुरअमन तरीके से सियासत करें, पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में एहतजाज करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो रियासत को यरगमाल बनाने वाला मामला है, शहरियों को यरगमाल बनाने वाला मामला है, इलाकों को यरगमाल बनाने वाला मामला है, इसकी तो कोई भी हौसला अफजाई नहीं करेगा ना। तो अब हुकूमत तो कह देती है कि जी हम रियासत की रेट को चैलेंज नहीं होने देंगे। कल कौमी सलामती कमेटी का जब परसों इजलास हुआ तो यही कहा गया था ना, लेकिन आज जब हम देख रहे हैं तो जो लैंग्वेज है वो बदली हुई है, चीजें बदली हुई नजर आ रही है। इसका मतलब नासिर बेग चुगताई साहब की बात, अमजद शुएब साहब की बात में कहीं हमें नजर आ रहा है कंप्रोमाइज सिचुएशन के अंदर हमने अपने आप को मोल्ड किया है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये तमाम सवालात अहम है। आप इस बात को इंश्योर करें, ये जो उलमाए कराम जिनकी कमेटी बनाई गई, जिनके साथ मामलात तय किए गए, जिनके साथ माहिदे तय किए गए, इनको गारंटर बनाया जाए कि जी अगर अब ये लोग बाहर निकलेंगे तो फिर आप इसकी जिम्मेदार होंगे, किसी न किसी और किसी को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, ताकि फिर जब रियासत अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहे तो बहुत से लोग जो इनको मुज़ाकरात के साथ मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं फिर उनको इतराज नहीं होना चाहिए, उनको जवाब देना होगा। अमजद शुएब साहब आपकी तरफ आते हैं, आपकी नजर में जो ये आज मुआहिदा तय हुआ है और ये फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, क्या ये मुमकिन नहीं था कि ये पहले हो जाता, या इससे पहले ये कोई किसी किस्म की कोई अना का मसला बना हुआ था, या क्योंकि ना पिछले दिनों में यहाँ पंजाब के जो तर्जुमान हैं हसान खावर साहब, उनका कहना है जी प्राइम मिनिस्टर साहब अगर किसी फैसले पे लचक का मुजाहरा करें तो कहा जाता है मीडिया पे कि यू टर्न ले लिया, और अगर दूसरी तरफ जाया जाए तो कहा जाता है कि जी अना का मसला बना लिया है। तो ये मामला क्या पहले हल नहीं हो सकता था? देखिए अली मुमताज, ये पहले करते या आज करते ये रियासत की रिट बर्बाद की गई, उसका फायदा नहीं था। हाँ, एक चीज हो सकती थी कि ये जब मार्च के लिए निकले उससे पहले पहले इनकी लीडरशिप सारी उठा ली जाती और इसको नाकाम बना दिया जाता, वो बिल्कुल दैट कुड हैव बीन डन। लेकिन जब आप मुज़ाकरात में घुसे तो फिर आपने अपनी रिट को कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना था, क्योंकि उसके बगैर तो उन्होंने आपकी जान नहीं छोड़नी थी, और हुआ यही। अब चीज ये है कि ये जो हुआ है ये इतना बुरा हुआ, ये सिर्फ एक पीटीआई का मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है पूरे मुल्क का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का। आप इसको यूं ले लें कि मिसाल के तौर पे कल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या पीएमएलएन की है, और दुश्मन को पता लग गया है कि ये एक ऐसा आपके यहां शाखसाना मौजूद है जिसके आगे हुकूमत सरेंडर करती है, और अगर हुकूमत सरेंडर ना करे तो इसके जरिए पूरे पाकिस्तान में तबाही फैलाई जा सकती है,
वो जाके जर्मनी में किसी को $1000-2000 देते हैं और उसको कहते हैं कि भाई तू एक बना के खाका छाप दे, वो पकड़ेगा। वहां तो आजाद है, वो तो एक ऐसी चीज है कि जनाब वहां पे आजादी इज़हार राय के खाते में आ जाता है। जिस दिन वो छप गया उस दिन ये सारे बाहर निकल आएंगे सड़कों पे और आप देखें कि हम भुगतते रहेंगे। जी। तो दुश्मन तो कामयाब हो गया, वो यहां भी पैसा लगा देगा कि भाई ये अब सड़कों पे निकले तो पीछे मुड़े ना, वापस ना, ये आगे चलते जाएं। ये काम तो अब दुश्मन के हाथ में चला गया ना। जब आपने कंप्रोमाइज कर लिया तो आपने अपनी सिक्योरिटी जो है वो किसी और के हवाले कर दी। अब जब जी चाहे कोई बाहर से ड्रामा कर, क्योंकि इनकी फिलॉसफी गलत है। भाई पाकिस्तान में हम बसने वाले सारे पागल हैं, हम भी तो इस नबी के मानने वाले हैं, हम भी उतने ही आशिक हैं अपने नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर ये ठेकेदार हैं अलहदा, तो ये मुल्क को तो ना यरगमाल बनाए। ये जो काम इन्होंने किया है वो बड़ा खतरनाक है। कल को दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई वाकया हो जाए, मारे हम गए, इस मुल्क में तूफान मच जाएगा, जराओ घेराओ इधर शुरू हो जाएगा, ये तो कोई बात ना होगी। और ये आपके दुश्मनों को अमेरिका मिसाल के तौर पे जब भी करना चाहे, उसके बाद पैसा ऐसा कुछ है, वो जहां चीज 4 मुल्कों में ये खेल आ सकता है आपके लिए, फिर आप मरना शुरू हो जाएंगे आपस में। इस चीज को पहले ही खत्म करना चाहिए था। ये उनको बुला के उनसे बात करनी चाहिए थी कि ये काम है ही नहीं जो हम कबूल करें, ये सिरे से आपका काम गलत है, अगर आप ये करेंगे हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक, ये पहले हो जाना चाहिए था। नासिर एक चुताई साहब, आपकी तरफ आते हुए, आपकी नजर में क्या कोई और हल था या यही एक हल था, और हम एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए थे कि अब बस यही होना था, यही इसमें से निकलने का एक तरीका था और कोई तरीका नहीं बचा था? देखिए, अगर ये हल था ना भाई, तो 10 रोज पहले कर लेते इसको। आप भड़के नहीं मारते आप। हम उस वक्त भी कह रहे थे मुज़ाकरात किए जाएं, जब बात शुरू हुई थी। जनरल साहब ने सही कहा कि जब आगाज हुआ था वहीं उसका अंजाम हो जाना चाहिए था, आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। वहां मुज़ाकरात करते, ताकत का इस्तेमाल करते, कोई और हिकमत अमली इख्तियार करते आप। मैं क्या क्या बताऊं आपको। मोहित यूसुफ का आप 2-3 रोज पहले का ट्वीट देखें, वो तो बता रहा है कि स्टेट ने फैसला कर लिया, खलास, खत्म करें मामले को। अब उसके बाद आप 10 रोज के बाद उनके ही मुतालबात के ऊपर एक मुआहदा कर रहे हैं। अच्छा, आज भी इकट्ठी कर देख रहा था मैं, मुनीब रहमान साहब फरमा रहे थे कि वो फ्रांस के सफीर के निकाले जाने से दस्तबरदार हो चुके हैं। ऐसा नहीं है। औरिया मकबूल जान साहब ने एक प्रोग्राम में कहा, मैं था देख रहा था, और अपने कॉलम में लिखा कि उन्होंने 4-5 रोज पहले बात की थी, तो उन्होंने कहा जी हमारा तो मुतालबा ही नहीं है, ये मुतालबा तो हमारे बड़े पूरा कर गए, खादिम रिजवी साहब मरहूम, वो पूरा करें, हमारा मुतालबा नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि तहरीक से पाबंदी हटाई जाए। अब वो पाबंदी हट जाएगी आने वाले चंद रोज के अंदर, ना रेफरेंस जाएगा, ना इलेक्शन कमीशन को जाएगा। फवाद रिजवी और फवाद चौधरी और शेख रशीद और ताहिर अशरफी बेचारे गालियां खा के रह गए, बेमजा नहीं हुए, कोने कोने में बैठे बिस्किट खा रहे हैं वो, इतने हाइपर लोग। अब इस वक्त इनकलाबी हो गए थे। आज फवाद चौधरी ने अदीम आशमी की पूरी निज़ाम का किस्सा नकल किया है कि मैं जबर के खिलाफ हूँ, मैं दहशत के खिलाफ, वगैरह वगैरह, लेकिन सब लफाजी है ये। अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ताहिर अशरफी कह रहे हैं अगर मैं किसी काम का नहीं हूँ तो मुझे नजरबंद कर दें। तो ये पूरी ऊपर की टीम आपने हटा के नई टीम लेकर आ गए आप, मखदूम शाह महमूद साहब की जेर सरकर्दगी में। और मुनीब साहब ज़ाहिर है सरप्रस्त हैं, गारंटर भी हैं, वो भी आ गए। तो मुनीब रहमान साहब में बड़ी ताकत है मनमाने की बातों को, बहुत क़ुव्वत है, क़ुव्वत गुफ्तार भी है, क़ुव्वत गुस्सा भी है उनके अंदर। वो दोनों चीज़ों से इस्तेमाल करते हैं। और उनकी बड़ी मुलाकातें आज सुबह भी हुई हैं, मेरी इत्तला है, और उसके बाद कुछ तय हुआ है ये। और ये तय जो कुछ भी हुआ है ये 10 रोज पहले आप कर लेते, हमें इतराज नहीं होता भाई। हमें इतराज ये कितने लोग मर गए, कितने खानदान बेसहारा हो गए। जीटी रोड के साथ आपके क्या हुआ, जो तारीखी सड़क है हमारी, उस पर जो इंडस्ट्री थी उसका हशर क्या हुआ, उस पर रहने वाले लोगों पर क्या बीती, ये कहानी अब तक सामने नहीं आई है। अब तक ये नहीं आया कि लॉस कितना हो गया आपको। वो इंडस्ट्रियल और डिफेंस की सबसे बड़ी लाइफलाइन है आपकी, जिसको चोक कर दिया गया और जिसको अभी भी खाली नहीं कर रहे, वो 2-3 रोज के बाद खाली करेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर आप
ये मुतालबा उनके मुतालबे के आने के बाद ही पूरा कर देते तो हमें इतराज नहीं होता। हमारे लोग नहीं मरते, हमारे पुलिस वाले जिनको आपने बगैर जर्रा बख्तर के, बगैर चेस्ट बेल्ट के, बगैर गनों के, डंडे के साथ भेजा था, बुड्ढे बुड्ढे। बिल्कुल सही कहा आपने। वेरी वैलिड पॉइंट नासिर चुताई साहब। प्रोग्राम में चूंकि अब हमें वक्फा लेना है और फिर वक्फे के बाद हमने जीएसपी प्लस का जो स्टेटस है हमारा यूरोपियन यूनियन का, उस पर भी बात करनी है। और इस तरह जो एहतजाज हैं, जिस तरह जब पहले भी हुआ था तब भी यूरोपियन यूनियन में इस पर एतराज उठाया गया था और हमारे लिए मुश्किलात हुई थी हमारे जीएसपी प्लस स्टेटस को लेकर। उस पर हम बात करेंगे वक्फे के बाद। अभी जो हमारे साथ मेहमान मौजूद थे उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। सलमान आबिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, अमजद शोएब साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, नासिर चुताई साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लेते हैं ब्रेक, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी नाज़रीन, अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए जीएसपी प्लस स्टेटस की बात करेंगे कि जिस पर जब यही कलदम टीएलपी का एहतजाज इसी साल सन 2021 में अप्रैल में हुआ तो उसके बाद यूरोपियन यूनियन में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट की गई और उसमें पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस को रिव्यू में लेकर जाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जाहिर सी बात है जो मुतालबात भी किए जा रहे थे वो यूरोप से लेकर थे, फ्रांस को लेकर थे, फ्रांसीसी सफीर को लेकर थे। तो जब अब ये दोबारा एहतजाज हो रहा है और अब से 1 या 2 हफ्ते पहले ही गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब भी यूरोप का दौरा करके आए और कामयाब दौरा था। वहां पर जीएसपी प्लस स्टेटस को लेकर MEPs यानी कि मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट से उनकी मुलाकात भी हुई। लेकिन अब ये जो एहतजाज हुआ, क्योंकि एहतजाज उनकी वापसी के बाद हुआ, तो उसके बाद अब क्या स्टेटस होगा, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रसल से चौधरी परवेज इकबाल लोसर साहब ने, जो चेयरमैन हैं पाक EU फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के। परवेज इकबाल लोसर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि क्या स्टेटस है वहां पर ये हमारी जीएसपी प्लस स्टेटस को लेके, क्योंकि पहले भी जैसे कि मैंने भी हवाला दिया कि अप्रैल मई में यूरोपियन पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन मूव की गई थी और वो भी इसी वजह से, उसको बुनियाद भी यही बनाया गया था कि जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं बकौल उनके, कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब के बयानात और फिर ये उस वक्त भी कलदम टीएलपी का जो एहतजाज था। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुमताज भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया। अभी आपने जैसे आपने इंट्रो में कहा कि अभी ये टीएलपी का जो मौजूदा प्रोटेस्ट था, जो मुजाहरे थे आज, वो वैसे भी वो मुआहदा हुआ, लेकिन इस दफा मैं समझता हूँ कि ये मुआहदा कामयाब होगा। पहले मुआहदे जो थे वो करने वाले और कराने वाले जो थे वो उनकी नीयत ठीक नहीं थी। इस दफा ये कामयाब होगा। अभी आपने कहा कि जीएसपी प्लस का जो स्टेटस है ये हमारे पास 2023 के एंड तक तो ये हमारे पास हर सूरत में है, लेकिन उसके बाद ये रिव्यू में जाएगा। लेकिन अप्रैल में जो हमारे खिलाफ एक रेजोल्यूशन आई जो बहुत बड़ी तादाद में हमारे मुखालिफ थी, और फिर दूसरी सितंबर में आई। आपने अपने इंट्रो में कहा चौधरी मोहम्मद सरवर जो कि गवर्नर पंजाब हैं। मैं ये अक्सर कहा करता हूं कि एज ए गवर्नर पंजाब तो इनको यहाँ पर कोई नहीं जानता, इनका पोर्टफोलियो भी नहीं है, लेकिन एज ए एक्स मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन के तौर पर 2013-14 में भी ये गवर्नर थे, लेकिन ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से थे। अभी जो आए हैं ये पीटीआई के गवर्नर हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये आया है बंदा, इसको यूरोपियन पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर फाबियो मसीमो कस्टाल्डो, जिनकी दावत पे यहाँ आए हैं। डॉक्टर फाबियो जो हैं ये इटली से मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट हैं। ब्रेग्जिट के बाद पाकिस्तान की या कश्मीर की सबसे बड़ी तकड़ी और उभरती हुई आवाज है हमारे साथ। अभी चौधरी सरवर का ये जो दौरा था इंतहाई कामयाब था। तकरीबन 3 दिन में 2-2.5 दर्जन से ज्यादा MEP, इंपॉर्टेंट MEP से मुलाकातें हुई, और जो मैं खुद भी मीटिंगों में मौजूद था, वहां पर जो सवालात थे उनके जवाब दिए गए। अफगानिस्तान की सूरत हाल पे भी बात हुई, पाकिस्तान के इक़्तिदार को सराहा भी गया। लेकिन ये जो 5th जनरेशन वार के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जीएसपी प्लस का स्टेटस गया। अभी ये जो टीएलपी के पहले मुजाहरे भी थे, ये जो आज पिछले 1 हफ्ते से हम यहाँ देख रहे हैं, ये मेरे हाल में मुजाहरे, क्योंकि जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है इसकी नलायकियां हैं, इनके जो मिनिस्टर हैं उनकी नलायकियां हैं। इवन मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि वो क्या कहते हैं, जो एक बड़ा दौर था वो जनरल न्याजी साहब का, और उनके लिए एक डांस बार लैदा छपती थी
कि सब अच्छा है, पब्लिक के लिए एक लहदा छपती थी। और अभी मौजूदा वजीर आजम के लिए भी मेरे ख्याल में जो उनकी कबीना है या चंद उनके जो वज़रा हैं वो उनको ये रिपोर्ट देते हैं कि सब अच्छा है। लोसर साहब ये बताइएगा पाकिस्तान से किसी को खास तौर पे वहां पर भिजवाया जा रहा है, कुछ ऐसी इतलात भी हैं? देखिए आपका बड़े पहुंचे हुए साफी हैं, पर यहाँ पर ये पहले एक पाकिस्तान के जो आप सवाल जिस तरफ जा रहे हैं वो मैंने भी सुना है। पहले 4-4.5 साल यहाँ पर एक कमर्शियल इकोनॉमिक्स मिनिस्टर रह के गए हैं उमर हमीद साहब। ये पाकिस्तान में मुस्लिम लीग में इनकी वालदा जो है वो सेंटर हैं, नजमा हमीद, और मरियम औरंगजेब इनकी कजन है या हाला है। अभी इस मुल्क में अलमिया ये है कि जो बंदा 4.5 साल यहाँ रहा, यहाँ से चला गया, अभी ये बात मैंने भी सुनी है कि वो स्पेशल 6 महीने के मिशन पे आ रहे हैं, GSP प्लस के हवाले से आना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यही सवाल उठाने लगा था कि इसकी जरूरत क्या है कि जब 2023 तक हमारा जो GSP प्लस स्टेटस है वो हमारे पास रहेगा, तो फिर ये खास तौर पे 6 महीने के लिए एक बंदा यहाँ से भेजना, और गवर्नमेंट को क्या पता नहीं है कि कौन किसके साथ कनेक्टेड है? आप तो बता रहे हैं कि इनके कनेक्शंस PMNN के साथ हैं। नहीं, जो है नजमा हमीद सेंटर हैं और मरियम औरंगजेब इनकी खाला हैं, ये सबको पता है। लेकिन ये है कि वोट लेने देने के चक्कर में पाकिस्तान में एक वोट की तो सारे मार है, ये ट्रांसफर, इसीलिए तो हमारा मुल्क जो है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे हम कमजोर क्यों हैं? इसी वजह से कि जिसका कोई सियासी असर-ओ-सूफ है, जिस पार्टी से है, अभी ये शायद मेरे ख्याल में इन्होंने इनको वोट दे दिया होगा, इनकी हमायत कर दी होगी कि बेटे को दोबारा 6 महीने के लिए यहाँ पर स्पेशल मिशन पे भेजा जा रहा है, जिसकी के कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सफारतकार बैठे हुए हैं, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, सफारतकार जो है वो अपना काम कर रहे हैं। ये 4.5 साल बंदा यहाँ रह के गया, इसको दोबारा लाने की ये गवर्नमेंट की, मैं समझता हूँ, कमजोरियां, नलायकियां, या वोट लिया है तो वोट का वादा निभा रहे हैं। हम इसको लेके आगे चलते हैं। ये GSP प्लस कहीं नहीं जा रहा। पाकिस्तान में जो ये 5th जनरेशन वार के हवाले से बातें चल रही हैं, ये 2023 एंड तक हमारे पास है। और ये आपके प्रोग्राम में मैं वसूख से कह रहा हूँ, 22 करोड़ अवाम को कह रहा हूँ, ये किसी गवर्नमेंट की, हुकूमत की ये कामयाबी नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम की कामयाबी है। यहाँ पर जो हम लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के बेटे बैठे हुए हैं, हम ये जंग लड़ेंगे और इंडिया के साथ जंग लड़कर GSP प्लस का 2023 से 2034 तक भी हम स्टेटस ये लेंगे। ये कहीं नहीं जा रहा। सिर्फ ये है कि हमें अभी ये जो जैसे TLP वाले जो हैं, या हमारे वजीर आज़म साहब ये कहते हैं कि मगरब में इस्लामी फोबिया है। मैं आपको बताता हूँ, पिछले हफ्ते यहाँ पर हमने यूरोप की खुली फिजाओं में रोड के ऊपर जश्न आमद रसूल के नारे लगाए। बल्कि हमने अभी उसकी फुटेज भी साथ साथ प्ले की है तमाम नाजरीन के लिए कि वहां पर मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर हमने नारा लगाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, ये लोहो कलम तेरे हैं। यहाँ के ये जो यहाँ के रोडों के ऊपर 4-5 किलोमीटर हमने जो खुली फिजाओं में जश्न आमद रसूल मनाया। अगर यहाँ पर इस्लामी फोबिया है, ये गलत तस्वीर वहां पर दिखाई जाती है। यहाँ पर हमें मुकम्मल आजादी है। और अगर कोई एक दो बुरा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम की तरफ आता है तो हम मुकाबला करेंगे। हम बिल्कुल सही। परवेज इकबाल लोसर साहब, हमारे पास वक्त जो है वो महदूद है। इसी नुक्ते पर और ये जानकर खुशी हुई कि आप वहां पर किस तरीके से ये तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं और वहां पर आज़ादी इजहार राय भी है। इसी नोट पर जी हम आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के लिए सोचने का वक्त जरूर है कि 6 महीने के लिए आप GSP प्लस स्टेटस के लिए एक बंदे को वहां पर भेज रहे हैं यूरोपियन पार्लियामेंट पे। वहां पर उसकी ड्यूटी यही होगी GSP प्लस स्टेटस को लेकर, जो 2023 तक वैसे ही सिक्योर है। तो फिर ये किस मामले में और किस चक्कर में इन साहब को वहां पर भेजा जा रहा है, जिनके कनेक्शंस भी PTI से नहीं बल्कि PMNN से जाके मिलते हैं। सो इट्स टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू थिंक। जी मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अब अगले हफ्ते हाजिर होंगे जुमे को। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।